बात करता हूँ। साथियों, ज्ञात इतिहास में जो सबसे प्राचीन राजवंश है नागवंश के नाम से उसे जाना जाता है। ये नागवंश जो है रामायण और महाभारत से भी पूर्व नागवंशी लोग यहाँ पर रहते थे। पूरे अखंड भारत में नागवंशियों का शासन था और इस नागवंश में बड़े प्रतापी राजा, बहुत ही महान राजा हुए हैं। राजा तक्षक, वासुकी, कारकोटक, राजा गणपति नाग, बहुत बड़े बड़े क्षेत्रों में जिनका राज क्षेत्र फैला हुआ था। ये अखंड भारत के राजा थे। जो अखंड भारत जो आज 15 देशों को मिलकर 15 देशों में 15 देश टुकड़े हो गए हैं भारत के, उस पूरे अखंड भारत में पूरे नागवंशियों का शासन हुआ करता था। इसी बीच में कुछ देशों के टुकड़े छोटे छोटे हुए और क्षेत्रफल हमारे देश का कम हुआ। धीरे धीरे करके विदेशियों का यहाँ पर आगमन शुरू हुआ और जो ये नागवंशी थे ये शिव के उपासक हुआ करते थे, शैव थे। और सभी जो विभिन्न प्रकार के लोग बाहर से आए, उन बाहर से आने वाले आक्रमणकारी लोगों ने यहाँ पर जब देखा कि सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा है, तो अपना वो लोग राज्य विस्तार के लिए या लूट मार के लिए यहाँ पर जो है कई बार उन्होंने आक्रमण किया। इसी तरह जो है एक कुषाण नाम का वंश है। कुषाण वंश के लोगों ने हमारे देश पर आक्रमण किया, आए और विभिन्न स्थानों पर बस गए। यहाँ की संपत्ति लूटी और उन्होंने 2 राजधानियां बनाई, एक मथुरा और एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा के बॉर्डर पे है। साथियों, ये जो नागवंश था, इस नागवंश का जो टोटेम था वो नाग था, जो सर्प, जिसे सर्प कहते हैं, नाग था। वही नाग जो राजा तक्षक ने जिसको अपना टोटेम माना था, वही टोटेम पूरे नागवंशियों ने अंगीकृत कर लिया था और पूरे अखंड भारत में शासन करने वाले लोग जिनका टोटेम नाग था, उन लोगों ने यहाँ की धरती, भारत की धरती को उपजाऊ बनाया, फसलें पैदा की और यहाँ पर संस्कृति का विस्तार किया और दुर्गम जो क्षेत्र थे उनमें भी आने जाने के लिए रास्ते बनाने का कार्य किया। जब कुषाणों का आगमन हुआ, कुषाणों ने क्या हुआ, जो शिवलिंग है, पवित्र शिवलिंग जिसको पूज्य मानते थे नागवंशी लोग, उस शिवलिंग पर कुछ चित्र बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। उस समय बुद्ध का समय था। बुद्ध का चित्र बनाना जब शुरू किया शिवलिंग के ऊपर, तो जो नागवंशी थे, नागवंशियों ने इसका जो है अपमान समझा, विरोध किया। विरोध के फलस्वरूप कुछ लोग जो इस नागवंशी जो लोग जो इसको पूज्य मानते थे शिवलिंग, इसको विद्रूपित करने वाले लोगों को यहाँ से भगाने का काम किया। जो लोग कुषाणों को भगाए यहाँ से, बहुत बड़ी संख्या थी, बहुत बड़े क्षेत्रफल से, अफगानिस्तान सीमा के बाहर कुषाणों को भगा के खदेड़ दिया। और उसके बाद यहाँ पर जो विद्रूपित किए हुए शिवलिंग बचे थे, उनको अपने कंधों पर उठाकर नदियों में, गंगा और यमुना नदियों में और कई नदियों में जलाभिषेक करके
शुद्ध करके उनको स्थापित किया। फिर धर्म का संकट पैदा हो गया कि जो विद्रूपित किए हुए हैं, कुछ आध बने हैं, कुछ बन भी गए हैं, कुछ में बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया था उन्होंने, कुषाणों ने। तो इनका क्या हो, इसके संबंध में क्या किया जाए। तो नैमिषारण्य में 4वीं शताब्दी में धर्म संसद होती है एक। उस धर्म संसद में जो ये जो इनका उठा कर ले गए थे शिव का भार कंधों पर, शिवलिंग को कंधों पर उठा के ले गए, जलाभिषेक करके स्थापित किए। इन सब लोगों को भारशिव की उपाधि दी गई और तभी से भारशिव राजवंश प्रारंभ हुआ। राजा जो उस समय हुआ करते थे भारशिव, उन्होंने 10 अश्वमेध यज्ञ किए काशी में, तभी से 10 अश्वमेध घाट वहाँ का एक नाम पड़ा। राजा वीरसेन के नेतृत्व में ये कार्य हुआ था। फिर भारशिव राजवंश चला आगे चल के, बीच में कुछ स्थानों पर कुछ अन्य लोगों ने, गुप्ता लोगों ने कब्जा किया, किंतु अवध का जो अधिकतम भाग था उस पर पूरा भारशियों का कब्जा था। भारशियों का एक छत्र राज हुआ करता था। साथियों, इसके बाद जब पहला जो विदेशी था, जहाँ पर मुगल जो आया, मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में आया। उसके बाद आने के बाद जब वापस जाके सूचना देता है तो वहाँ पर ये चर्चा होती है कि भारत में बहुत ही सोना है, यहाँ पर बहुत ही धन संपदा है। तो लोग मन बनाते हैं और वहाँ से विदेशों से आकर यहाँ का जो धन लूटने के उद्देश्य से। तो जो पहला जो सफल विदेशी आया उसका नाम था महमूद गजनवी। महमूद गजनवी आता है और 1001 ईस्वी में सोमनाथ का मंदिर लूट के ले जाता है। बहुत संपदा मिलती है। जो अपने यहाँ वो गजनी जाता है तो गजनी का हर एक व्यक्ति खुश होता है और उसकी सेना में भर्ती होने के लिए जो है सहमत प्रदान कर देता है। तो महमूद गजनवी जो था वो भारत में जब आया दोबारा अपनी सेना लेकर सन 1020 के आसपास, तो वो पूरे राजस्थान से लेकर दिल्ली से लेकर पूरे जो उत्तर भारत का क्षेत्र था, ये इन सब राज्यों को लूटता हुआ, सबको मारता काटता हुआ आया। दिल्ली से होता हुआ ये आ गया मथुरा में भी इसने अपना पूरा वही उद्देश्य पूरा किया। फिर आगे कन्नौज में बस गया। जब कन्नौज आता है तो कन्नौज का जो शासक उस समय का होता है वो महमूद गजनवी को जो है उसके साथ संधि कर लेता है, युद्ध नहीं करता है। कन्नौज में उसने अपना पड़ाव डाला। पड़ाव डालने के बाद कन्नौज से ही जो है छोटे छोटे जो यहाँ के राज्य हुआ करते थे कन्नौज के आसपास के, गंगा नदी के इस पार के जो हरदोई जिले के, उन छोटे छोटे किलों को, राज्यों को लूटना उसने प्रारंभ किया और धीरे धीरे करके सारे स्थान लूट लिए। जब उसने महमूद गजनवी ने अपने 2 भतीजों सैयद हातिम और सैयद खातिम, इन 2 को राजा कंस के किले कंसमंडी, जो कि मलिहाबाद के नाम से जाना जाता है, उसका राजस्व गांव आज भी कंसमंडी ही है, वहाँ पर जब उसको लूटने के लिए भेजा तो उन दोनों भतीजों को, सैयद हातिम और सैयद खातिम को, राजा कंस ने जो है गरम कड़वे तेल को उड़ेल कर उनके ऊपर मार दिया। दोनों मर गए। दोनों के मरने की खबर मिलने पे उसको महमूद गजनवी को बहुत धक्का लगा। इसी बीच जो 14-15 वर्ष का था उसका सगा भांजा महमूद गजनवी के पुत्र का नाम भी मसूद था और उसके भांजे का भी नाम मसूद था। लेकिन चूंकि उसका भांजा जो था वो जो मोहम्मदन धर्म के प्रवर्तक थे, मोहम्मद साहब उनके दामाद का वंशज था, इसलिए अपने पुत्र को उत्तराधिकारी न बनाकर अपने सगे भांजे सैयद सालार मसूद को उसने अपना नेतृत्व दिया। उसी के नेतृत्व में चूंकि 2 जो सगे भतीजे मारे गए थे उनका बदला लेने के लिए लखनऊ के राजा लाखन पासी और कंसमंडी के राजा कंस दोनों किलों पर एक ही साथ एक ही दिन
रात में उसने आक्रमण कर दिया। रात में आक्रमण हमारे यहाँ देश के राजा नहीं करते थे, लेकिन उनकी भाषा में इसे शबे खून कहा गया है। मीराते मसूदी में है उल्लेख इसका। तो शबे खून रात में जो है उन्होंने आक्रमण किया और पूरा किला लूट लिया, कंसमंडी लूट लिया। उसके बाद लाखन कोट जो लखनऊ किला था, जिसके खंडहर पर मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग खड़ी हुई है, और जो बगल का एरिया है उसके, जिसे रेजिडेंसी कहा जाता है, वो भी इसी किले का पार्ट था। सर जॉर्ज एवरेस्ट जो सर्वेयर जनरल था, उसने लिखा भी है कि ये जो केजीएमसी जब निर्माण हो रहा था तो उसने लिखा है कि ये निर्माण राजा लाखन के किले के टीले के ऊपर हो रहा है। और आपको बता दें, आज भी राजा लाखन के किले के टीले, मेडिकल कॉलेज में एक पीछे साइड में मंदिर है, मंदिर के बगल में किले के अवशेष आज भी उपलब्ध हैं। वहाँ से देखने पर जो गोमती नदी जो है एक नाले की शक्ल में दिखती है, इतनी ऊंचाई पर वो किला बना हुआ था। तो साथियों, ये जो सैयद सालार मसूद, इसने ये किले लूट कर उसके बाद बढ़ता है लखनऊ क्षेत्र के आसपास के जो नगराम में राजा नल का किला हुआ करता था। राजा नल का किला, राजा नल से कहता है कि आप या तो हमको सरेंडर कर दीजिए हमारे सामने, नहीं तो युद्ध कर। राजा नल कहते हैं नहीं, हम युद्ध करेंगे, सरेंडर नहीं करेंगे। राजा नल युद्ध करते हैं। युद्ध में चूंकि सैयद सालार की सेना 1.5 लाख की थी, उसके सामने जीत नहीं पाते हैं, शहीद हो जाते हैं, इनका राज चला जाता है। उसके बाद ये बाराबंकी जाकर गोमती नदी क्रॉस करके बाराबंकी सतरिक पहुंचता, वहाँ पड़ाव डाल देता है। पड़ाव उसका काफ़ी कई महीनों तक उसका पड़ाव वहाँ पर रहा सतरिक में। सप्तऋषि से जो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल माना जाता है, वहाँ के जो बाराबंकी के आसपास के जो किले थे, सबको लूट कर खंडहर बनाकर सब वो आगे बढ़ता है। फिर बहराइच में जाता है। तो बहराइच में महाराज सुहेल देव पासी जी जो थे, उन्होंने इसकी 1.5 लाख की सेना को मारा। उस समय तक जो है, जो भार शिव शब्द था वो भर नाम से जाने जाना लगा। भार कई स्थानों पर लिखा हुआ है और भर तो बहुत स्थानों पर लिखा हुआ है। तो आगे बताएंगे कि ये जो भर था पासी कैसे बना, कब बना। साथियों, 918 ईस्वी में राजा त्रिलोक चंद जी थे, उन्होंने राजपासी शब्द एडाप्ट किया था। उनका राज दिल्ली तक विस्तार हो गया था, वो यहीं अवध के राजा थे। तो ये जो सैयद सालार मसूद गाजी जब वहाँ पे मारा गया, महाराज सुहेल देव पासी जी के नेतृत्व में 21 राजाओं की सेनाओं ने इसको मार के समाप्त कर दिया। उसके 150 साल तक 1033 ईस्वी में सैयद सालार मसूद मारा गया, उसकी पूरी सेना मारी गई। उससे 150 साल तक 1191 तक कोई नहीं आया विदेशी इधर। 1191 में मोहम्मद गोरी आता है और पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करता है, युद्ध करता है। तब तक इस 150 साल में यहाँ के जो जिन लोगों को यहाँ के शासक थे जो पासी, उनको वो फिर दोबारा उठकर खड़े हो जाते हैं इन 150 वर्षों में। और इसी बीच में सन 1148 में बिजली पासी का जन्म होता है। नथावन किला है, नथावन किला था महाराज श्री महाराज नथावन जी का जो किला था, जो कि बिजनौर में है, जिस पे अभी अवैध रोड बन गई है और उस पर काम चल रहा है। उसी किले में जन्म होता महाराज बिजली पासी जी का। उन्हीं के समकालीन छीता पासी, सीतापुर के बसाने वाले निर्माता और राजा भी थे। उसी कालखंड में महाराज टीकरनाथ पासी जी थे, जो कि पट्टी ढिलवासी बक्सी तालाब में है। उनका भी किले का खंडहर अभी भी 20 से 25 बीघा के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उसी समय में राजा बालादत्त जी थे, जिनका मोहलालगंज के गोसाईगंज में एक किले का बहुत बड़ा खंडहर, जिसके सदर करोरा गांव से के बगल में बसा हुआ है। उसी कालखंड में महाराजा सातन पासी दे थे, जिनका जो रामकोट गांव जो बसा हुआ है उन्नाव जिले में, बांगर मऊ जो रामकोट के नाम से जाना जाता था, उसी कालखंड में वो भी थे। उनका जो है कुछ लगान को लेकर विवाद चल रहा था। जो जयचंद था राजा उस समय का, कन्नौज का। तो जब मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है राजपुताना में, तो वहाँ से मैसेज आता है बिजली पासी और सातन पासी कि ये जो विदेशी आए हैं इनके खिलाफ लड़ने में मदद करिए।
ये लोग इधर से